तो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। फाइनली इतने समय बाद थोड़ा सा डिसाइड किया कि वो हमें एक और नया चैप्टर बना के दे दें और चैप्टर नंबर 1083 अभी कल सुबह ही रिलीज हो चुका है। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं ये उनमें से सबसे ज्यादा यूनिक है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ रेवोल्यूशनरी आर्मी की ही बात हुई है। रेवरी एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे वन पीस के लाखों सिटीजन्स की लाइफ चंद सेकंडों में डिसाइड होती है और वहां पर जाके हमारे ड्रैगन के लॉन्डो ने जो बवाल किया है ना, पूरा इस चैप्टर में थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक शैंक्स जैसा कैरेक्टर देखने को मिल रहा है जहाँ पे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद शैंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन भी है। पहले आपको भी अगर इसके बारे में जानना है तो पूरा एंड जरूर देखो। और अब भाई बिना टाइम वेस्ट किए जेंटली भाई इंट्रो लगा दो। चैप्टर का कवर पेज बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि काफी टाइम बाद हमें डॉन कीहोटे डोफ्लामिंगो देखने को मिल रहा है जो कि अपने हाथ में एक बैंडेज लिया हुआ है। अभी डोफ्लामिंगो के सामने एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया, उसको चोट लग गई है। तो डोफ्लामिंगो अपना कोट निकाल के उस चिड़िया के बच्चे को उसमें रख रहा है ताकि वो शांत हो जाए और उसको मरहम पट्टी वगैरह कर रहा है। पता नहीं क्यों जब मैंने पहली बार एक कवर पेज देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं डोफ्लामिंगो भागने वाला तो नहीं है और सामने एक चिड़िया का बच्चा बैठा है। तो वन पीस की अपनी एक ही चिड़िया है, वो न्यूज वाली चिड़िया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये डोफ्लामिंगो भागे और मे बी इसी के साथ हैंग आउट करे आगे चल के या फिर इसी के साथ रहे। तो इन सारी चीजों को लेकर क्या पॉसिबिलिटी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर ये एक सिंपल सा ही कवर पेज है हर बार की तरह। खैर इस चैप्टर का टाइटल है द ट्रूथ अबाउट दैट डे और ये बहुत जरूरी टाइटल है क्योंकि काफी टाइम से रेवेरी को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। इसे काफी टाइम से हाइप करके रखा गया। इट वाज लाइक 1 साल से या 2 साल से ऊपर हो चुका है जब मैंने मांगा पढ़ना स्टार्ट किया था, यानी कि नवंबर 2020 के आसपास। तो उस समय भी मांगा वहां पर चल रहा था जहां ओडिन की डेथ हो चुकी थी। इससे पहले चैप्टर नंबर 957 में ये बात बताई गई थी कि रेवेरी पे किसी की डेथ हुई है और उस दिन रेवोल्यूशनरी आर्मी ने बहुत सारे कांड किए हैं। तो आई थिंक 3 साल से ऊपर हो चुका है इस बात को करते करते और अब फाइनली जाके इसके बारे में कुछ रिवील होने वाला है। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर स्टार्ट होता है कंबाका क्विंडोम में जहाँ पे इस समय ड्रैगन अपना बेस बनाया हुआ है और यहाँ पर साबो बोलता है कि हमने वो सारी चीजें अकॉम्प्लिश कर ली है जिसके लिए हम यहाँ से बाहर निकले थे। हमारे 3 सबसे मेजर गोल्स थे और हमने वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। हमने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया है सेलेस्टियल ड्रैगन के सिंबल को डिस्ट्रॉय करके। हमने कुमा को भी छुड़ा लिया और जितने हो सके उतने सारे स्लेव्स को छुड़ाया है। और ये चीज सुनने में तो ऐसे नॉर्मल से लेके ठीक है साबो ने कुछ काम किया, बट यहाँ पर भी ओडा अपने पैरेलल्स दिखाते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कैसे सन पायरेट्स का कैप्टन यानी कि फिशर टाइगर ने काफी सालों पहले आके यही सेम काम किया था, यानी कि कई सारे स्लेव्स को छुड़ाया था और मरी जोइस में धमाका भी उसने किया था। और उसी तरह से अब इतने सालों के बाद द फ्लेम एम्परर, फिर से जिसका थोड़ा बहुत रिलेशन फायर से है, वो बंदा आके स्लेव्स को छुड़ा रहा है और सेलेस्टियल ड्रैगन के खिलाफ आवाज उठा रहा है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो थोड़े थोड़े पैरेलल्स यहाँ पर ओडा सेंसर ड्रॉ करते रहते। लेकिन इस बार साबो ने कुछ अलग किया है। इन्होंने उनके जितने भी फूड रिजर्व्स हैं, यानी कि जहाँ पर वो अपना खाना वगैरह स्टोर करके रखते थे, उस पूरे जगह को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद ड्रैगन बोलता है कि जब तक तुम लोग ये सारे कांड कर रहे थे मरी जोइस में, हमने 12 ऐसी कंट्रीज जहाँ पे हमारा काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है वहाँ के रिबल्स के अंदर आग लगा दी है, जिसमें से 8 लोग लिटरली हमारे साइड से काम करने को रेडी हो गए। इवानकोव उसको टोकते हुए बोलता है ड्रैगन भैया सुनिए, 8 हुआ करते थे लेकिन लुलुशिया अब खत्म हो चुका है। इस पर ड्रैगन वापस से बोलता है कि न्यूज के हेडलाइंस तो पूरी तरह से छुपा दिए गए थे, लेकिन फिर भी बाकी के 7 नेशंस ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब सेलेस्टियल ड्रैगन को जरा सा भी सेलेस्टियल ट्रिब्यूट जो कि वन पीस के यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है वो चीज अब नहीं देंगे और अपनी कंट्री से किसी भी टाइप का रिसोर्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उनकी तरफ। इस बात पर इवानकोव बोलता है कि इसके अलावा रेवोल्यूशनरी आर्मी पूरी दुनिया में जितने भी गवर्नमेंट के सप्लाई कैरियर्स जा रहे हैं, यानी कि सप्लाई के जो शिप्स हैं, उन सब के ऊपर अटैक कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से कोई भी रिसोर्स, खाना या मटेरियल मरी जोइस तक ना पहुंचे। वैसे भी जब ऐसा ही बोला जाता है कि मरी जोइस काफी ऊपर स्थित है और उसको किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो इसी चीज का हम भी फायदा उठाएंगे। हम उन्हें ये दिखाएंगे कि आखिर क्या होता है जब आप एक ऐसी जगह रहो जहां तक खाना और पानी बिल्कुल ना पहुंच पाए। पॉवर्टी क्या होती है इसको ग्राउंड जीरो लेवल पे तुम्हें दिखाएंगे सेलेस्टियल ड्रैगन। इस पर ड्रैगन बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, ऑल्दो हम तुरंत उनकी सारी व्यवस्थाएं खत्म नहीं कर पाएंगे लेकिन हम उन्हें धीरे धीरे जरूर निचोड़ लेंगे। और जो हालत है इस समय उन तक खाना नहीं पहुंच रहा है, अब तक तो उनका स्ट्रगल धीरे धीरे चालू हो रहा होगा। लेकिन ड्रैगन आगे ये भी बोलता है कि हमें इन लोग को ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सेलेस्टियल ड्रैगन वो लोग नहीं है जो कि शांति से बैठ जाएंगे और जितना भी उन्हें परेशान करोगे वो सुन के ले लेंगे। इनका दिमाग बहुत जल्दी खराब हो सकता है और हमारी असली लड़ाई तब चालू होगी जब ये लोग हमारी तरफ भेजेंगे गॉड्स नाइट्स को।
या फिर जो कि आप और ज्यादा सुन रहे होगे इंटरनेट पे, ये नाम है होली नाइट्स। और इसी सेम पैनल में बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं एक परछाई है जहाँ पे काफी सारे कैरेक्टर्स खड़े हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इस समय जो अटेंशन गेन कर रहा है वो है ये सामने वाला बंदा, जो कि दिखने में पूरी तरह से शैंक्स जैसा लग रहा है। अब ये शैंक्स जैसा क्यों लग रहा है? अगर आप इसके कोट को नोटिस करोगे, इसके तलवार को नोटिस करोगे, इवन थोड़ी बहुत इसकी हाइट भी देखोगे तो काफी हद तक ये शैंक्स जैसा दिख रहा है। इसके अलावा बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा 9 लोग नोटिस हो रहे हैं और शैंक्स की क्रू में भी 9 लोग हैं, अगर हम एक बंदर वाले कैरेक्टर को इग्नोर कर दे। तो इसीलिए लोग इसे काफी हद तक शैंक्स से रिलेट कर रहे हैं कि ये बंदा शैंक्स हो सकता है। इसकी तलवार वगैरह भी वैसे दिख रही है, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शैंक्स एक सेबर यूज करता है और आपको नहीं पता होगा विस्टा और ड्रेक जैसे कैरेक्टर्स भी सेबर्स यूज करते हैं। तो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक सेबर लेके बैठा हुआ है। शैंक्स यहाँ पे और ज्यादा पॉसिबल कैरेक्टर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि शैंक्स बहुत ही आराम से थ्रू आउट द पैंजिया कैसल आ जा सकता है। उसे शायद किसी टाइप की स्पेशल परमिशन मिली हुई है कि उसकी बात सेंगोकू भी मानता है और शायद 5 एल्डर्स भी। तो इस वजह से वो एक होली नाइट हो सकता है। मुझे नहीं लगता। इससे ज्यादा बेटर मुझे ये वाली थ्योरी लगेगी कि शैंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। होली नाइट्स ऐसे लोग हैं जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन के आसपास रहते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक और फैक्शन है वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो कि ऊपर मरी जॉयस वाले एरिया में रहता है। ये और बाहर के लोगों से डील नहीं करते, ये सिर्फ अंदर ही मैटर को सॉल्व करते हैं, या फिर अगर सेलेस्टियल ड्रैगन को कोई हार्म हो रहा है तो उनके लिए वो वहां पर रहते हैं। मेन इनका काम होता है मरी जॉयस के अंदर के चीजों को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर थ्योरी चल रही है वो ये है कि ये बंदा शैंक्स का क्लोन हो सकता है। सो कॉल्ड क्लोन वाला जो हिसाब है ना वो सेराफिम्स तक ठीक है, जहाँ पे समहाउ वेगापंक को हर एक वॉरलॉर्ड का डीएनए मिल गया था ताकि वो एक क्लोन बना सके। इसमें से कुछ सेराफिम्स के अंदर बस स्ट्रेंथ ज्यादा है और एक अलग टाइप का डेविल फ्रूट है, जैसे कि मिहॉक वाला, वहाँ पे मिहॉक का डीएनए उसने नहीं यूज किया है, उसको वो वाला स्वॉर्ड दिया है या फिर वो वाला स्वॉर्ड वाला डेविल फ्रूट दिया है जो कि मिस्टर 1 के पास है। और वो एक लुनारियल है तो बाय डिफॉल्ट तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, या फिर उसको कोई स्ट्रेंथ वाला लीनिएज फैक्टर दे दिया गया होगा जैसे कि। तो इसीलिए शैंक्स का क्लोन होना तो भाई भूल जाओ, इतना नहीं होने वाला, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड वाला है वो ये है कि शैंक्स का ट्विन ब्रदर हो सकता है, यानी कि जुड़वा भाई हो सकता है, जो ऑब्वियसली शैंक्स उसको गॉड वैली पे मिला था, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। गॉड वैली के एक चेस्ट में एक ट्रेजर बॉक्स में शैंक्स पड़ा हुआ था। पर मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ हो सकता हो इस शिप पे ये लोग शैंक्स को चुरा के लेके जा रहे हो या फिर ऐसे ही एक स्लेव की तरह लेके जा रहे हो, ये भी तो हो सकता है। या फिर क्या पता ये ज़ीबैक के शिप पर हो और ज़ीबैक के शिप से वो वहां पर छूट गया हो गॉड वैली इंसिडेंट पे। तो इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो व्हाइट बियर्ड शैंक्स को बहुत पसंद करते थे और शैंक्स भी व्हाइट बियर्ड को बहुत पसंद करता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि व्हाइट बियर्ड पहले से जानता है कि आखिर शैंक्स कहाँ से आया, और दैट इज व्हाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट उन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर ये क्लोन और ये ट्विन ब्रदर वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं चलने वाला, और शैंक्स किसी तरह से मरी जो है इसके ऊपर जाके सेलेस्टियल ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये भी नहीं होने वाला। इट इज लाइक अनएक्सेप्टेबल, ऐसा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि शैंक्स इज नोन टू रूल द पार्ट ऑफ अ वाटर। और जहां तक मुझे लगता है ये होली नाइट्स का सिस्टम अभी रिसेंट में आया होगा, क्योंकि इससे पहले फिशर टाइगर भी मरी जॉयस पे जा चुका है। तो अगर इतने स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे तो वो लोग उसको क्यों नहीं रोक पाए। फिशर टाइगर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो लूफी वगैरह जैसे कैरेक्टर्स को भी डिफीट कर पाए, बट वो वहां पर गया और वहां से निकल के आ पाया। तो मतलब ये लोग बाद में ही डिप्लॉय हुए होंगे जहां तक मुझे लगता है। और सच बता रहा हूँ जितना ज्यादा हाइप इसका यूट्यूब पे मतलब हर थंबनेल में देखने को आपको मिल जाएगा, फॉरेन चैनल्स पे हो सकता है, इंडियन चैनल्स पे, इवन मेरे चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, उतना ज्यादा रेडिट पे इसके बारे में नहीं बात हो रही है। कि रेडिट में मैंने रेयरली देखा कि कोई इसको शैंक्स का क्लोन बोल रहा है या फिर शैंक्स ही बोल रहा है। यहाँ पे शैंक्स के नाम पे व्यूज ज्यादा आते हैं, क्लिक्स ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर मेरा इंटेंशन ये था कि मैं आपको क्लियर कर सकूं भाई हो क्या रहा है। यहाँ पे ये शैंक्स नहीं है और नहीं होने वाला। लेकिन फिर आपका सवाल आता तो भाई फिर ये होली नाइट्स हैं कौन, क्या है, क्या चीजें और क्यों आए हुए हैं। देखो भाई होली नाइट्स का जैसे मैंने तुमको हिसाब बताया, मरी जॉयस के लोगों को ही प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उसी कैसल को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं। इसके अलावा जहां तक मुझे लगता है अगर मैं इनके पावर लेवल्स की बात करूं, इसके अलावा जहां तक हम इनके पावर्स की बात करें तो 9 होली नाइट्स आर इक्वल टू 3 एडमिरल। तो इसीलिए एक सिंगल एडमिरल अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक सिंगल होली नाइट्स। और जैसा कि ड्रैगन ने यहाँ पर बोला कि हमारी रियल बैटल तब स्टार्ट होगी जब ये मोबिलाइज करेंगे गॉड्स नाइट्स को, यानी कि होली नाइट्स। ऑब्वियसली एडमिरल्स को एक साथ नहीं भेज सकते क्योंकि एडमिरल्स आर टू पावरफुल और उनका काम कुछ और जहाँ तक ये होली नाइट्स के फैक्शन की बात है तो मुझे लगता है कि कॉन्ग भी इनके ऊपर आता होगा या फिर कॉन्ग इनके लेवल पर आता होगा।
क्योंकि हमें बताया गया कि फ्लीट एडमिरल से भी ऊपर जो आता है वो है कमांडर इन चीफ यानी कि कॉन्ग, और पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि कॉन्ग इन्हें कमांड करता हो। ऑल्दो कॉन्ग का पूरा काम मरीन्स का है, नाइट्स का, तो कॉन्ग और नाइट्स आई थिंक सेम लेवल पर आ सकते हैं। यार वापस स्टोरी पर आते तो इसके बाद इवानकॉव बोलता है साबो से कि साबो तुम्हें पता है ना कि इतने सारे कांड करने के बाद अब तुम उनके नंबर 1 टारगेट हो, या फिर साबो मैं तुम्हें फ्लेम एम्पर कह के बुलाना शुरू कर दूं। इसमें साबो बोलता है अरे अरे इतना भी हॉट नहीं हूं मैं। और ड्रैगन यहाँ पर बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर किंग कोबरा को किसने मारा, जो न्यूज निकली है उसके अकॉर्डिंग तुम ही इस समय हीरो बन चुके हो। ये वही पॉलिटिक्स है जिसके बारे में मैंने पहले बात किया था जब फ्लेम एम्पर की न्यूज निकली थी कि किस तरह से इस चीज को एज ए पॉलिटिकल एडवांटेज रेवोल्यूशनरी आर्मी यूज कर रही है एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट यूज कर रही है ताकि वो अपने आप को अच्छा दिखा सके और रेवोल्यूशनरी आर्मी को ये दिखा सके कि ये लोग बेकार लोग हैं। और इसी सेम फैक्टर का यूज करके रेवोल्यूशनरी आर्मी अपने प्रोपेगेंडा को फैलाना चाहे। और ये चीज काफी सैड है कि एक किंग की डेथ हो गई है जो कि एक अच्छा बंदा था, बट उसको बस एक पॉलिटिकल एडवांटेज की तरह यूज किया जा रहा है। ड्रैगन आगे बताता है कि इस दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशनरीज एग्जिस्ट करते हैं उन सब के लिए ये जितने भी अथॉरिटी वाले लोग हैं, किंग हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट है, इन सबको बहुत ज्यादा हेट किया जाता है क्योंकि ये ह्यूमन बोलने के लायक नहीं है। और ऐसे बहुत सारे रूलर्स हैं जो कि बस पावर के ही भूख में पड़े हुए हैं, जिन्हें बस अपना रेपुटेशन चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे इंटेलिजेंट और फेयर रूलर्स हैं जो कि अपने किंगडम के बारे में सोचते हैं। और अलाबास्ता का किंग कोबरा बिल्कुल ऐसा ही एक बंदा था। हर कोई उसे एक बहुत अच्छा किंग मानता था, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन इतनी जोर से फैल रही है कि हर किंग जो कि रेवरी में पार्टिसिपेट करता है वो सबके सब हरामी है एंड इसीलिए तुम साबो लोगों के लिए हीरो बनते जा रहे हो। ये ऑल हमारे फायदे की बात है, बट ये बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर साबो आगे बोलता है कि देखो मुझे बहुत बुरा तो लग रहा है कि किंग कोबरा के साथ गलत हुआ, लेकिन फिर भी मेरी बातें पत्थर दिल जैसी लगेंगी, लेकिन आई थिंक जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसके बेसिस पे हम और कई सारे लोगों को रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ लेके आ सकते हैं। इस पे इवानकॉव बोलता है कि भाई मुझे कोई नहीं हिला सकता, और जब इतना बोल ही रहे हो तो फाइनली बताओ आखिर हुआ क्या था रेवरी पे। ऐसा कौन सा कांड हुआ है जिसकी वजह से किंग कोबरा मारा गया, और तुम्हारी फोटो किंग कोबरा के डेथ के जस्ट बगल में क्यों छपी हुई है? तुम वहां पर उस मोमेंट पे क्या कर रहे थे? और अगर हम देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में साफ साफ साबो का फोटो छपा हुआ है जो कि हाथ में अपने वो रॉड लिया हुआ है, और उसके जस्ट बगल में किंग कोबरा मरकर नीचे गिर गया। इवानकॉव बोलता कि हम तेरे लिए रोए हैं, हम ये बिलीव ही नहीं कर सकते थे कि तू किसी की जान लेगा, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, हमें जरा सच बताओ। और साबो भी ये चीज देख के बहुत ज्यादा चौंक गया है कि उसकी फोटो यहाँ पर निकली हुई है। इसके बाद एक फ्लैशबैक चालू होता है 1 महीने पहले इन दी होली लैंड ऑफ मरी जो है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स की फटके हाथ में आ गई और वो लोग चिल्ला रहे गवर्नमेंट के कुत्तों कहाँ हो तुम, उन लोगों ने ऑलरेडी स्टोर हाउस को उड़ा दिया है, आके हमारी हेल्प करो। यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा कांड हो रहा है, सबसे पहले इन लोगों ने हमारे सिंबल को जला दिया और अब ये हमारे फूड को भी खत्म कर रहे हैं। आखिर किस बात की जलन है इन लोग को हमसे, मुझे नहीं पता। इन लोग को एक ही बार में खत्म कर दो, उसके बाद उन सारे बॉडीगार्ड्स को बुलाओ और इन्हें सूली पर चढ़ा दो। उन चूतियों की वजह से हुआ है कि उनकी सुरक्षा के अंदर हम बैठे हुए हैं। पर यहाँ पर शायद उन बॉडीगार्ड से बात हो रही है होली नाइट्स की, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि होली नाइट्स आर सपोज्ड टू बी बॉडीगार्ड्स ऑफ दिस सेलेस्टियल ड्रैगन्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स एक्चुअली में अपने स्लेव्स के ऊपर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो स्लेव उन्हें दूर नहीं लेके जा पा रहा, इसीलिए वो उसे पीट भी रहे हैं और फाइनली वहां पर छोड़ के चले गए। एक सेलेस्टियल ड्रैगन तो लिटरली अपने स्लेव के ऊपर गोली चलाने वाला होता है कि तभी वहां पर करासू आ जाता है और अपने कौवों से अटैक करके उस सेलेस्टियल ड्रैगन का गन छीन लेता है। उनमें से एक कौवा उस स्लेव को बताता है कि कैसे यहाँ से बचकर बाहर निकलना। इसके बाद कुछ CP0 या फिर CP जो भी नंबर है उसके कुछ मेंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पर मैं CP इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे के सारे ब्लैक सूट में है, तो मैं यही इमेजिन कर रहा हूँ कि ये CP9 से। इन सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट करने की ये सारे बॉडीगार्ड्स इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन रेवोल्यूशनरी कैप्टन्स पर अटैक करते हैं। करासू के ऊपर ये लोग जैसे ही गोली चलाते हैं वो अचानक से हवा में गायब हो जाता है और फिर जस्ट इनके बगल में अपीयर होता है और इन सभी को नॉकआउट कर देता है। इसी सेम पैनल में हमें रिवील होता है कि ये बंदा करासू है और इसके पास सूट फ्रूट है। एक्चुअली में ये कौवे नहीं है, सूट मतलब वो राख होती है जो कि चिमनी में होती है। हमारे यहाँ इसको काजल भी बोलते हैं, जिसको ऐसे जला के इकट्ठा करते हैं और फिर ऐसे आग के नीचे लगा देते हैं। तो ये बंदा उसी राख से बना हुआ है और शायद ये अपने राख को इस तरह से कंट्रोल कर पाता है कि उन्हें वो कौवों का शेप दे पाता है। मुझे स्पॉयलर्स में ऐसा लग रहा था कि कौवों से ये मार रहा है एडमिरल। इसके बाद लिंडबर्ग जो कि सदर्न कैप्टन है ऑफ द रेवोल्यूशनरी आर्मी, ये अपने गन से लेजर शूट करके सभी के सभी स्लेव्स को फ्री कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि उन्हें किस साइड भागना है ताकि वो यहाँ से बचकर बाहर निकल पाए। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी एडमिरल फूजिटोरा वहां पर अपीयर होता है और उसको इंटरसेप्ट करने सीधे पहुंचता है करासू
करासो उसके ऊपर अपने कौओं से अटैक करने की कोशिश करता है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि एडमिरल रियोकुगु भी वहां पर आ चुका है और उससे फाइट कर रहा है वेस्टर्न कैप्टन ऑफ द रेवोल्यूशनरी आर्मी कैप्टन मॉर्ले। यहाँ पर रियोकुगु अपने पूरे ट्री के फॉर्म में आ गया है, लेकिन फिर भी मॉर्ले उसे बहुत ही आराम से हैंडल कर ले रहा है। लेकिन ये एडमिरल्स और कैप्टन के फाइट के बीच में ये चूतिए सेलेस्टियल ड्रैगन्स पीटे जा रहे हैं। यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन एडमिरल्स को वार्निंग देते हैं कि अगर हमारा बाल भी बाका हुआ ना तो तुम सबको यहीं पर खत्म करवा देंगे। ये बात सुन के रियोकुगु बोलता है भाई माफ करो इन लोगों को यार, लेकिन यहाँ पे फाइट नहीं किया जा सकता। वो फूजीटोरा से पूछता है कि फूजीटोरा तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो? तो वो कह रहा मैं बहन चोद यहीं मीटियोर गिराऊंगा माँ की चूत सबकी। जिस पे रियोकुगु बोलता पागल हो गया क्या भाई, प्लीज अपने आप को कंट्रोल कर, ये काम नहीं करो। यहाँ पर CP9 के पुराने मेंबर्स हैं और वो ये बात कंफर्म करते हैं कि एक्चुअली में इन रेवोल्यूशनरी आर्मी कैप्टन्स के अंदर इतनी पावर है कि ये एडमिरल्स को होल्ड करके रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इक्वल लेवल पर फाइटिंग चल रही है। यहाँ पर करासो साबो को कॉल लगाता है और बोलता है साबो तुम्हें चाबी मिली कॉलर्स की या नहीं? इसमें साबो बोलता है मुझे अभी पता चला कि इन लोग चाबी कहाँ छुपा के रखते हैं और कुमा भी इसी कैसल में फंसा हुआ है। यहाँ पर साबो को बात सुनाई देती है कि कैसे सेंट कार्लोस बिल्कुल भी रेडी नहीं है शिराहोशी को छोड़ने के लिए, उसकी जो भी बेइज्जती हुई थी उसका वो बदला लेना चाहता है। साबो यहाँ पर बोलता है कि मैं इन चूतियों को छोड़ूंगा नहीं जो ये कुमा के साथ ऐसा कर रहे हैं। मॉर्ले तू मुझे श्योर कर कि तूने सारी चीजें रेडी करके रखी हैं। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि यहाँ पर बोनी भी भागते हुए आ रही है अपने पापा को खोजने के लिए। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वीवी को, इसके सामने रॉब लुची खड़ा है और वो उसे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वीवी के प्लान्स बड़े हैं, वो कह रही है कि हमें गार्ब दादाजी की हेल्प चाहिए, हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तुम लोग तो शिराहोशी को प्रोटेक्ट कर नहीं पाए और मुझे चूतिया बनाने चले आए। प्रिंसेस के बड़े डिमांड्स हैं, तुम लोग ना हैंडल कर पाओगे। इसके बाद सीन फिर चेंज होता है और हम देखते हैं कि किंग कोबरा इस समय पेंजिया कैसल के जस्ट बाहर आ चुका है और वो 5 एल्डर से मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ किंग कोबरा को ही अलाउ किया गया है, ना कि उसके बॉडीगार्ड्स को। तो चाको और पेल को बोलता है कोबरा कि भाई तुम लोग जाओ, तुम लोग वीवी का ख्याल रखो और मैं जरा मिलकर आता हूँ इन लोगों से और देखता हूँ क्या मैटर है। और लास्ट लाइन व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस मीनिंग के साथ चैप्टर नंबर 1083 खत्म। चैप्टर खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं तो मैं बताता हूँ आखिर पर्पस क्या हो सकता है। पॉसिबली यहाँ पर कोबरा ऐसी बात कर रहा होगा कि वो अलायंस में नहीं रहना चाहता या फिर उसको अलग से अपना किंगडम करना है, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ नई टीम अप वगैरह करना चाहता है, या फिर ऐसा हुआ होगा कि कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें इसने सुन ली होंगी जिसकी वजह से फिर बाद में होली नाइट्स को बुला के इसे एक्सिक्यूट करवा दिया गया। एंड जस्ट साबो उस समय वहीं पर पहुंचा था और उसकी फोटो ले ली गई। जिस तरह से साबो का रिएक्शन था न्यूज़पेपर को देख के, मुझे ऐसा लगता है कि साबो ने नोटिस भी नहीं किया होगा कि सामने कौन मरा पड़ा। तो शायद ऐसा ही कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। लग रहा चैप्टर ब्रेक पे नहीं है, तो अगर ये रेवोल्यूशनरी आर्मी का ही सीन चलता रहा तो हमें बहुत कुछ रिवील हो जाएगा। कल आपको ये चैप्टर कैसा लगा इतने ब्रेक के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टिंकू चैट को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी ठीक ठाक वीडियोस पड़े हुए हैं, तुमको मजा आ जाएगा। 3-4 वीडियोस तो बहुत अच्छे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।